सी टेट स्पेशल टेस्ट सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। पिछले दो पार्ट में हमने बाल विकास और अन्य विषयों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और समझा भी। जिस प्रकार छोटे बच्चे के रोने पर पेरेंट्स बच्चों के रोने का कारण पता लगाते हैं और डॉक्टर इलाज करने से पहले रोग का पता लगाने के लिए बहुत से टेस्ट कराते हैं, वैसे ही इस सी टेट स्पेशल टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है और क्या पढ़ना बाकी है। फिर उस टॉपिक को पढ़कर उस कमी को पूरा करके आप सी टेट में अच्छे से अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आप नोट करते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने में आपको दिक्कत हुआ। ठीक है, तभी आप उस कमी को पूरा कर पाएंगे। सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परिप्रेक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पाठ है। अब परिप्रेक्षा क्या होता है? देखिए, परिप्रेक्षा कठिन शब्द है, हिंदी का कठिन शब्द है। इसका अर्थ अपनी भाषा में आपको पता होना चाहिए। परिप्रेक्षा माने होता है तत्परता, रेडीनेस। ठीक है, तत्परता, ध्यान रखिएगा। तो तत्परता आधारित पाठ योजना का मुख्य पाठ क्या है? बच्चे तत्पर कैसे होंगे, कौन सा ऐसा एक्टिविटी कराया जाए कि बच्चे तत्पर हों। ठीक है, तो खोज परख कार्य जो होते हैं उससे तत्परता आती है बच्चों में। तो परिप्रेक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पाठ क्या है? खोज परख कार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले का बी ऑप्शन सही होगा। और इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन को, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखते हैं, पहले का बी सही है, नोट कर लीजिएगा। परिप्रेक्षा माने तत्परता, रेडीनेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बीजगणितीय टाइल्स या फिर अलजेब्रा टाइल्स भी बोलते हैं इसको, को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीजगणितीय टाइल्स, अलजेब्रा टाइल्स किस चीज़ को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? द्विघाती समीकरण, घातांक, वर्गमूल और घनमूल, या फिर रेखीय समीकरण का आलेख। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, रेखीय समीकरण का आलेख। अलजेब्रा टाइल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेखीय समीकरण के आलेख के लिए। ठीक है, दूसरे का चौथा सही है, नोट कर लीजिए, दूसरे का चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए, नहीं को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप नहीं वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, गोला घेर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि क्या बताना, क्या है नहीं बताना है आपको। ठीक है, कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि इसमें से तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने के उद्देश्य हैं, सिर्फ एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो उद्देश्य नहीं है, तो उसी को पता लगाना है हमें। ठीक है, तीसरे का, तो प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बिल्कुल यह उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, इसको रोकते हैं। चौथा ऑप्शन है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यही ऑप्शन इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, कठिन शब्द, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो तीसरे का सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? पहला ऑप्शन है, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण का प्रभावी साधन है। बी, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का प्रभावी साधन है। सी, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करने का प्रभावी साधन है। या डी ऑप्शन, सममित की अवधारणाओं का प्रभावी साधन है। फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना होगा। चौथे का सही आंसर है, जियो बोर्ड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, चौथे का बी ऑप्शन सही है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का प्रभावी साधन है जियो बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथे का बी सही है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
और इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ठीक है। जो भी सीटेट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, सभी टॉपिक को ध्यान में रख के क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पहलू बीजगणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पहलू बीजगणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो सी, मापन, ठीक है। बीजगणित के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम नापते नहीं हैं, मापन नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन होता है बीजगणित के प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम। आगे देखते हैं, पांचवें का सी सही है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा में लगातार कुछ विद्यार्थी गणित की परीक्षाओं में माफ करिएगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में लगातार कुछ विद्यार्थी गणित की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ उन्हें बिठा देंगे, ठीक है। या फिर बी ऑप्शन, अच्छे से पढ़ने के लिए निर्देश देंगे, या फिर अभ्यास करने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट देंगे, या फिर कारणों को जानकर उपचारात्मक कदम उठाकर निदान करेंगे। तो उपचारात्मक कदम जो है यह सकारात्मक टैग वर्ड है। जब किसी ऑप्शन में आपको दिखे तो 99% चांस होता है कि वही ऑप्शन सही होगा, अगर इससे भी कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे गणित की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उनके कारणों को जानेंगे, उपचारात्मक कदम उठाकर उसका निदान करेंगे। 6 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। छठे क्वेश्चन का चौथा सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन एनसीएफ से है। एनसीएफ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है। पहला ऑप्शन, जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। बी ऑप्शन, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं। सी ऑप्शन है, अर्थपूर्ण समस्याओं को परखते हैं और हल करते हैं। या डी ऑप्शन, सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूत्र याद करना, ठीक है, कठिन शब्द याद करना, वैज्ञानिक शब्दावली, ठीक है, ये सब क्या है? व्याकरण के कठोर नियम, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए एनसीएफ के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां सूत्रों को और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है। अगर पेपर 1 आप दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको प्राथमिक के बच्चों को ध्यान में रखकर ही आंसर करना है, तभी सही आंसर होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अभी आप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, ये टोटल लगभग 30-40 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। सातवें का डी। अगला देखते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना, सूत्रों को कंठस्थ रखना और प्रयोग करना। देखिए, इसमें सूत्र और कंठस्थ करना यानी कि याद करना, दो नेगेटिव वर्ड्स आ गए। यहाँ पूछा उद्देश्य कौन सा है, दूसरा तो उद्देश्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है, नकारात्मक शब्द हैं। अगला देखते हैं सी, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना। या डी, सभी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी ऑप्शन पहले कट चुका है, यानी कि ए और बी में से कोई सही आंसर होगा। तो सिर्फ सवाल को हल करने के लिए गणित छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना ही गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ठीक है। आठवें का सी सही है। आगे देखते हैं, नौवां क्वेश्चन। इसका तो वैसे आंसर आपको दिख गया होगा, डी सही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। कक्षा 4 में पढ़ने वाली पूजा 5050 को 550 लिखती है, इसका क्या कारण हो सकता है? उसको संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित विषय में रुचि नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है, या फिर स्थानीय मान की समझ नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 का 4 सही होगा कि अगर कोई छात्र 5050 को 550 पढ़ता या लिखता है तो यानी कि उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है। अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का सही अनुक्रम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का सही क्रम या अनुक्रम क्या है? विज्ञान के बाद, भाषा के पहले, भाषा के बाद कोई अनुक्रम नहीं है। ठीक है, यानी कि गणित कहीं पे भी शामिल किया जा सकता है, इसका कोई सही क्रम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का जो सही क्रम है वो है भाषा के बाद, यानी कि सबसे पहले हमें भाषा पढ़ना होता है। क्योंकि आपको अगर भाषा का ज्ञान नहीं है किसी भी भाषा का, तो मान लीजिए हिंदी भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, क्वेश्चन हिंदी में गणित का पूछा गया है, तो आप उसका आंसर कैसे कर पाएंगे? भाषा पे ही आपका अगर पकड़ नहीं है तो सबसे पहले भाषा आता है। यहाँ पे सही क्रम भी मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। सबसे पहले भाषा आता है, कोई भी भाषा, ठीक है, फिर गणित, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे विज्ञान आता है। ठीक है, तो सेकेंड पेपर में पूछा जा सकता है कि विज्ञान का स्थान किसके बाद होता है, तो गणित के बाद विज्ञान का स्थान आता है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान में, साइंस में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो कि अगर आपको गणित का नॉलेज नहीं है, जोड़ घटाना वगैरह, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विज्ञान पढ़ने से पहले गणित पढ़ना जरूरी होता है, और गणित पढ़ने से पहले भाषा पढ़ना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार है ये चीज़। तो गणित का स्थान भाषा के बाद है। अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के बाद बहुत अन्य वीडियोज़ भी अपलोड किए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। अगला देखिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए, सत्र के अंत में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदानात्मक, जैसे कि निदान शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है, न कि प्रगति पत्रक भरना, अभिभावकों को फीडबैक देना, न कि सत्र के अंत में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, संबंध स्थापित करना। तो गणित शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? डी ऑप्शन सही होगा। जैसा कि पढ़ के आपको भी इसका सही आंसर पता चल गया होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना गणितज्ञ का लक्षण नहीं है। अधिक सूत्रों को याद करना भी नहीं है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता भी नहीं है। ठीक है, और ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें बाकी के सारे ऑप्शन समाहित हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। तो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगा इस चीज़ का मैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। देखिए, व्यवकलन क्या होता है? ये भी एक कठिन शब्द है, कई बार मैं बता चुका हूँ। व्यवकलन माने होता है घटाना, ठीक है, और संकलन माने क्या होता है? जोड़ना। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, व्यवकलन माने घटाना और संकलन माने जोड़ना। CTET में ये शब्द आते हैं। ठीक है, व्यवकलन, तो यहाँ पे व्यवकलन है यानी कि घटाना। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना। बी ऑप्शन है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। 6 अंकों तक गणना करना। ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य पूछा जा रहा है। या फिर डी ऑप्शन है, संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। डी ऑप्शन सही होगा। और CTET में एक चीज़ और है, जब आप तुक्का मारा करें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लास्ट में आपको नहीं आ रहा, तुक्का मारना, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा शब्द किस में प्रयोग किए गए हैं? डी वाले ऑप्शन में। मान लीजिए आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग या सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। 95% चांस है कि वही आंसर सही होगा। ये तब मतलब करिएगा जब आपको तुक्का मारना हो, आंसर आपको सही ना पता हो, तो इसका डी ही सही है। अगला देखते हैं,